को कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है। तो विषय है रसायन विज्ञान का। ठीक है, इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम आज आपको भाग नंबर 11 बताएंगे। ठीक है, तो जो हमारा 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है उसका हमने 10 पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो आपको हम आज के इस वीडियो में 11वें भाग में क्वेश्चन नंबर 4 से बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या करना है। आइए हम हल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित, ठीक है, सन्निहित पदों को समझाइए। ठीक है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हल करके दिखाएंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, तो ध्यान दीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या होता है ये तो आपको पता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होता है। प्रथम, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण होता है वेग स्थिरांक में, वो क्या होता है k इक्वल टू, ठीक है, 2.303 अपॉन टी, ठीक है, इंटू लॉग, ठीक है, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, टू दी बेस 10 होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका समीकरण, जहां t क्या है, जहां t इज इक्वल टू क्या है आपका समय है। ठीक है, t क्या है आपका समय है, और a क्या है आपका, इसमें जो a दिया है वो आपका है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, तो हम लिखेंगे इसका a बराबर प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और a माइनस एक्स, जो a माइनस एक्स है वो क्या है शेष सांद्रता। ठीक है, t समय बाद जो हो जाता है आपका क्या, जो बचता है सांद्रता वही होता है आपका शेष सांद्रता, जो बचा हुआ सांद्रता रहता है। ठीक है, शेष सांद्रता हो गया। तो ये इतना वैल्यू हमको पता है कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए ये क्या होगा इसको समझिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लिखेंगे हम अभिक्रिया में, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, अभिक्रिया में आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, ठीक है, समाप्त होने के लिए परिवर्तन सांद्रण, परिवर्तन सांद्रण। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.5, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, ये हो गया। और t क्या ले लेंगे हम, a तो आपका a रहेगा। ठीक है, t क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा, जिसको कहेंगे अर्ध आयुकाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अब हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जो होता है वेग स्थिरांक का होता है k इक्वल टू 2.303 इतना होता है। तो t की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, t हाफ रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे t हाफ, t की जगह t हाफ हो गया। अब देखिए इंटू लॉग बेस 10, ठीक है,
बेस 10 हो गया, और a अपॉन a माइनस एक्स होता है ना, तो a लिखेंगे, माइनस x की वैल्यू हमने क्या मानी है, माइनस 0.5 a यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 a, इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है, इंटू लॉग ए, ठीक है, ए का ए ही हो जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 0.5 a मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहां से a से a को क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमको मिलेगा क्या, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, ये हो गया, इंटू लॉग हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/0.5 है, क्लियर है। तो इसमें हम ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2.303 अपॉन टी हाफ, ये हो जाएगा, इंटू लॉग। तो जब इसमें करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 10, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 के 5, 5 दूना 10, तो हमारा log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए अब कैसे होगा, तो हमारा अब आ जाएगा क्या, अब आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, ठीक है, टी हाफ, और क्या हो जाएगा, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटू लॉग, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कैसे कटेगा, 2 5 के 5 दूना 10 कट जाएगा ना। अब देखिए इतना आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें यहाँ पे जो के है ये यहाँ आ जाएगा, और जब हमको अर्ध आयु निकालना है तो अर्ध आयु निकालना है, तो टी हाफ को अर्ध आयु कहते हैं। तो जब हम अर्ध आयु निकालेंगे तो हमारा आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा आएगा टी हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन, अब टी हाफ की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये हो गया के, इंटू लॉग 2। तो अब log 2 की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 2.303 अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू log 2, तो log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका 10.3010, ठीक है, इतना होता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा टी हाफ का वैल्यू जो हमको निकालना था, ठीक है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए उसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टिंडल प्रभाव को समझाइए, ठीक है। तो आइए हम पहले समझेंगे क्या, ब्राउनी गति या गतिज गुण, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले ब्राउनी गुण क्या है, इसको समझिए। तो कोलाइडी कण, ठीक है, कोलाइडी कण सदैव तीव्र गति से क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े गमन करते हैं। जो कोलाइड होते हैं, ठीक है, जो कोलाइडी के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तेजी से, ठीक, तेजी गति से, कहने का तीव्र गति मतलब तेज गति से टेढ़े मेढ़े, ठीक है, टेढ़े मेढ़े गमन करते हैं, गमन मतलब गति करते हैं, ठीक है। तो गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी, ठीक है, तो कोलाइडी कणों का तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चलना ब्राउनी गति कहलाता है। अब जैसे ब्राउनी गति का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी कोलाइडी के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वह हमेशा टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब इनको, ठीक है, जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे इनको देखा जाता है, तो कोलाइडी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चलना, इनका जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है, यानी ब्राउनी गति कहलाता है,
ठीक है। तो दूसरा है आपका क्या, दूसरा है टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझा देते हैं आपको टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अंधेरे में रखे कोलाइडी, ठीक है, अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। इस प्रभाव को सबसे पहले टिंडल ने देखा था। कौन देखा था, टिंडल ने देखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं या फिर कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें बताया जा रहा है कि जो टिंडल प्रभाव होता है इसको अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश का मतलब जब तेज प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रही थी, मतलब प्रवाहित होने का मतलब कि निकल रही थी, ठीक है, प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। ठीक है, दृश्यमान होने का मतलब ये कि दिखाई देने लगता है तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। कैसी आकृति प्राप्त होती है, शंकु जैसी। ठीक है, तथा और इसमें बताया जा रहा है कि इस प्रभाव को सबसे पहले टिंडल ने देखा था। कौन देखा था, टिंडल ने। तो टिंडल एक वैज्ञानिक थे, तो टिंडल ने देखा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, टिंडल प्रभाव। क्लियर है। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके आगे। तो देखिए क्या है, तो ध्यान दीजिए, शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां आपका। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या बोला जा रहा था, आइए हम इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित यानी उदाहरण द्वारा समझाइए। क्या है, पहला है आपका स्व उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण, दूसरा है टिंडल प्रभाव या ब्राउनियन गति। ठीक है, तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे स्व उत्प्रेरण। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं क्या, जैसे हम उदाहरण की बात करें इसमें, तो अम्लीय, क्या, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय KMNO4, KMNO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल में जैसे अम्लीय KMNO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। तो आइए हम आपको ये रिएक्शन भी समझा देते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे किया जाएगा। ये उदाहरण में ही है, तो इसका ऑक्सीकरण कैसे होगा तो हम आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हम ले लेते हैं ट्वाइस KMNO4। ठीक है, ले लिए KMNO4, लिए हैं 2 मात्रा। ठीक है, प्लस अब क्या लेंगे हम, अब लेंगे H2SO4, इसका मात्रा रहेगा 3। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब लेंगे प्लस 5H2C2O4। ठीक है, तो हम ले लिए क्या, ऑक्जेलिक अम्ल ले लिए हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है। तो ध्यान से देखिए, तो हम इसको जब निकालेंगे तो K कितना है, 2 ठो है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, जब K 2 ठो है तो और यस क्या है, इस K2 को SO4 के साथ, SO4 कितना है, 3 ठो है। तो देखिए निकालेंगे K2SO4। क्लियर है। अब देखिए आपका क्या बचा है। ठीक है, आपका बचा है क्या, K तो खत्म हो गया, टोटल 2 ठो था, 2 ठो खत्म हो गया। ठीक है, और SO4
यस कितना था, 3 ठो था, तो यस आपका 1 ठो निकला है, अभी 2 ठो बाकी है। ओ कितना था, 4 तिहाई 12, 12 ठो यहाँ पे है, और 4 दूना 8, तो 8 12 8 20, 20 ठो आपका ओ है। टोटल ओ कितना है, सॉरी अभी यहाँ पे भी ओ है, तो कितना है, 5 चौका 20, मतलब कहने का कि 20 ठो यहाँ पे है और इसको मिला के 20, मतलब 40 ठो आपका ओ है टोटल। ठीक है, तो अभी निकला कितना है, 4 ठो निकला है। बाकी हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यम एन कितना है, 2 ठो है, तो अब निकालेंगे प्लस ट्वाइस यम एन। ठीक है, ट्वाइस यम एन एसओ 4। अब क्या निकला, 2 ठो के था, 2 ठो के निकल गया, 2 ठो यम एन था, 2 ठो यम एन निकल गया। एसओ 4 कितना था, एसओ 4 यहाँ पे 3 ठो देखा जाए यहाँ से, तो हम यहाँ से निकाल दिए, 1 खो यहाँ पे 1 खो यहाँ पे, तो ओ कितना गायब गया, 4 ठो यहाँ निकल गया। बाकी कितना निकला, 4 दूनी के 8, 8 और यहाँ पे 4, 8 4 12, मतलब 12 ठो आपका ओ निकल गया है। ठीक है, अब आपका यस कितना था, 3 ठो था, तो यस 1 खो यहाँ पे निकला है, 1 खो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे निकला है, तो यस आपका टोटल खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 लगा आगे ना, तो 2 ठो यस खत्म हो गया, और यहाँ पे यस है तो 3 ठो यस है टोटल, तो 3 यस खप गया। अब बचा है वो आपका 40 ठो था, तो अभी तक 12 ठो निकला है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे CO2, कहां से निकालेंगे ये देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सी कितना आपका, 5 दूनी के 10, 10 ठो सी है। देखिए इधर जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पे निकालते हैं, प्लस करके सी कितना है, 10 ठो है, तो निकलेंगे 10 सी। क्लियर है, O2 निकालेंगे, O2, तो 10 दूनी के 20, 20 ठो तो ऐसे ही ओ खप गया आपका, खप गया कि नहीं, तो 10 दूनी के 20, 20 ठो यहाँ हो गया, 4 ठो यहाँ हो गया, 24, 24 और 8 यहाँ निकल गया, 24 8 कितना होता है, 24 8 32 होता है। ठीक है, तो बचा कितना, 8 ठो अभी ओ आपका बचा है। कितना बचा है, 8 ठो ओ बचा है। और यच कितना बचा है, यच आपका 10 ठो है। कितना है, सॉरी यच कितना आपका, यच आपका टोटल 3 दूना 6, 6 और 5 दूना 10, 10 6 16 ठो आपका है। 16 ठो आपका क्या है, यच है, और आपका 8 ठो बचा है क्या, ओ। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हम यहां से लिखेंगे 8 H2O। ठीक है, तो 8 दूनी के 16, तो 16 ठो यच कंप्लीट हो गया, और बाकी ओ कितना है, 8 ठो है, तो 8 ठो ओ कंप्लीट हो गया, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस एकदम। चलिए अब हम समझ लेते हैं एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एंजाइम उत्प्रेरक की बात करें तो नाइट्रोजन युक्त, ठीक है ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक की कार्बनिक, ठीक है, यौगिक हैं जो जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीव जंतुओं के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कौन, ये जो एंजाइम है। ठीक है, और बताया जा रहा है क्या, ये जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, अतः इन्हें जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर ये रिएक्शन में अगर आपको कहीं डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक्स।